ये फरवरी 1959 की बात है। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स इस सुनसान जगह पर निकले थे। वो यंग थे, स्ट्रांग थे और उनमें जोश भरा हुआ था। उनका गोल था इन मुश्किल पहाड़ों को फतह करना। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। उन्हें फरवरी 12 को एक टेलीग्राम भेजना था। वो टेलीग्राम कभी नहीं आया। ग्रुप की तरफ से जो खामोशी थी वो कान फाड़ देने वाली थी। दिन हफ्तों में बदल गए, कोई खबर नहीं आई। वो पहाड़ जिसे वहां के मानसी लोग डेड माउंटेन कहते थे, अपने डरावने नाम को सच साबित कर रहा था। ईगोर डियातलोव और उसके 8 साथियों के साथ क्या हुआ था? उनके पास साइबेरियन सर्दी के मुश्किल हालातों के लिए पूरा सामान और तैयारी थी। उनका गायब होना सिर्फ देर से आने वाले हाइकर्स का मामला नहीं था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा था। ग्रुप को ईगोर डियातलोव लीड कर रहा था। वो यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में रेडियो इंजीनियरिंग का 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट था। डियातलोव एक एक्सपीरियंस्ड स्की हाइकर और सबका चहेता लीडर था। उसने इस चैलेंजिंग ट्रैक के लिए अपने दोस्तों और फेलो स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई थी। उनमें से ज्यादातर उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स थे। वो सब विंटर सर्वाइवल और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में माहिर थे। उनकी जर्नी को कैटेगरी 3 एक्सपेडिशन क्लासिफाई किया गया था, जो सबसे डिफिकल्ट होती है। टीम में 7 आदमी और 2 औरतें थीं। डियातलोव के अलावा जिनाइदा कोल्मोगोरोवा थी, एक जिंदा दिल और हिम्मत वाली लड़की। ल्युडमिला दुबिनिना अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती थी। यूरी यूदिन, जो शुरू में ग्रुप का हिस्सा था, बीमारी की वजह से उसे जल्दी वापस लौटना पड़ा। इस डिसीजन ने अनजाने में उसकी जान बचा ली। बाकी लोग थे रस्टम स्लोबोडिन, यूरी डोरोशेंको, जॉर्जी क्रिवोनिशेंको, निकोलाई थिबो-ब्रिन्योल्स और सेमियोन ज़ोलोतार्योव। हर मेंबर के पास अपनी यूनिक स्किल्स थी और एडवेंचर का एक जैसा जुनून था। वो सीरियस एथलीट्स और एस्पायरिंग इंजीनियर्स थे। फरवरी 1, 1959 को ग्रुप ने खोलात्स्याकल की चढ़ाई शुरू की। वहां की मानसी लैंग्वेज में इस नाम का मतलब है डेड माउंटेन, यानी मौत का पहाड़। मौसम बिगड़ता जा रहा था। तेज हवाएं और गिरती बर्फ के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इन मुश्किलों के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने खोलात्स्याकल की खुली हुई ईस्टर्न स्लोप पर कैंप लगाने का फैसला किया। ये लोकेशन थोड़ी अजीब थी। ये ट्री लाइन से 1 माइल से भी कम दूरी पर थी, जहां उन्हें बेहतर पनाह मिल सकती थी। उन्होंने ये खुली, असुरक्षित जगह क्यों चुनी? ये इस रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है। आखिरी कैंप बड़े ध्यान से लगाया गया था। टेंट सही तरह से लगाया गया था, हवा के रुख के दूसरी तरफ। अंदर उनका सामान सलीके से रखा हुआ था। उन्होंने खाना बनाया और डायरी एंट्रीज से पता चलता है कि शाम नॉर्मल थी। हाँ, थोड़ी थकावट वाली जरूर। लेकिन फरवरी 1 की रात या फरवरी 2 की सुबह सुबह किसी अनजान वजह से उन्हें घबराहट में यह महफूज जगह छोड़नी पड़ी। विजहाई से, जो उनके रूट पर अगला पड़ाव था, डियातलोव को फरवरी 12 को टेलीग्राम भेजने की बात तय हुई थी। जब यह तारीख बिना किसी खबर के गुजर गई तो उनके परिवारों और यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स क्लब में शुरुआती चिंता होने लगी। लेकिन ऐसे एक्सपेडिशंस में देरी होना कोई नई बात नहीं थी। जैसे जैसे बिना किसी कम्युनिकेशन के और दिन बीतते गए, चिंता असली घबराहट में बदल गई। बाय फरवरी 20 ये साफ हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ने एक वॉलंटियर सर्च पार्टी बनाई। सर्च एरिया का बड़ा होना और सर्दी के भयानक हालात इस काम को बहुत मुश्किल बना रहे थे। जल्द ही मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट को शामिल करते हुए ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की गहरी जानकारी रखने वाले लोकल मैंसी हंटर्स भी सर्च में शामिल हो गए। अर्जेंसी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उस सुनसान जगह से कोई आसान जवाब नहीं मिल रहा था। सर्च करने वाले हाइकर्स के अंदाजे वाले रास्ते पर किसी भी निशान की तलाश में आगे बढ़े। फरवरी 26, 1959 को ग्रुप की आखिरी खबर मिलने के लगभग 4 हफ्ते बाद सर्च पायलट मिखाइल शारविन को हवा से कुछ अजीब दिखा। खोलात्स्याकल की ईस्टर्न स्लोप पर उसने एक कैंपसाइट के निशान और एक गिरा हुआ टेंट जैसा कुछ देखा। एक ग्राउंड टीम को फौरन उस लोकेशन पर भेजा गया। टेंट वहीं था, बुरी तरह फटा हुआ और आधा बर्फ में दबा हुआ। उसे अंदर से काटा गया था। टेंट के अंदर ग्रुप का ज्यादातर सामान मिला। गर्म कपड़े, बूट्स, खाने का सामान, मैप्स, डायरीज और कैमरास सब वहीं छोड़ दिए गए थे।
उस सीन ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। फिर सर्च करने वालों को टेंट से दूर नीचे ट्री लाइन की तरफ जाते हुए पैरों के निशान मिले, करीब 1 माइल दूर। ये पैरों के निशान 8 या 9 लोगों के थे। कुछ नंगे पैर थे, कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहने थे और कुछ के पैर में सिर्फ एक बूट था। ये निशान जंगल के किनारे एक बड़े सीडर पेड़ की तरफ जा रहे थे। उस पेड़ के नीचे सर्च करने वालों को पहली भयानक चीज मिली, यूरी डोरोशेंको और जॉर्जी क्रिवोनिशेंको की बॉडीज। वो एक दूसरे के पास पड़े मिले, सिर्फ अपने अंडरवेयर में। सीडर पेड़ के पास मिली भयानक चीजों के बाद सर्च जारी रही। जल्द ही 3 और बॉडीज मिली, सीडर पेड़ और छोड़े हुए टेंट के बीच। ये इगोर डायतलॉव, जिनाइदा कोल्मोगोरोवा और रस्टेम स्लोबोडिन थे। ऐसा लग रहा था कि वो टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पोजीशंस बता रही थी कि वो मौसम और थकावट से बुरी तरह जूझ रहे थे। डायतलॉव एक बर्च की टहनी पकड़े हुए मिला, उसकी नजरें टेंट की तरफ थीं। कोल्मोगोरोवा ढलान पर सबसे ऊपर मिली, उसकी बॉडी बर्फ में आखिरी बेताब कोशिश में रेंगने के निशान दिखा रही थी। स्लोबोडिन की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, हालांकि शुरू में इसे जानलेवा नहीं माना गया। इन पहले 5 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई पाई गई। बाकी 4 हाइकर्स अभी भी मिसिंग थे और सर्च तेज कर दी गई। बाकी 4 हाइकर्स को ढूंढने में 2 महीने से ज्यादा लगे, मई की शुरुआत तक। उनकी बॉडीज एक काम चलाऊ बर्फ की गुफा में 10 फीट से ज्यादा बर्फ के नीचे दबी मिली। ये ल्यूडमिला डुबिनीना, सेमियन जोलोतारियोव, निकोलाई थिबो ब्रिग्नोल्स और अलेक्जेंडर कोलेबातोव थे। इन आखिरी 4 बॉडीज के मिलने से और भी ज्यादा परेशान करने वाली बातें सामने आईं। सोवियत अथॉरिटीज ने 9 हाइकर्स की मौत की पूरी जांच की। उन्होंने गवाहों से पूछताछ की, कैंप साइट और बॉडीज से मिले सबूतों की जांच की और कई पॉसिबिलिटीज पर गौर किया। पहले 5 हाइकर्स के ऑटोप्सी के शुरुआती नतीजों में मौत की मुख्य वजह हाइपोथर्मिया बताई गई, लेकिन टेंट से उनके भागने के अजीब हालात और स्लोबोडिन को लगी चोटें पहले ही इशारा कर रही थीं कि सिर्फ ठंड ही पूरी कहानी नहीं थी। आखिरी 4 हाइकर्स का मिलना, जिन्हें अंदरूनी गंभीर चोटें आई थीं, इसने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए मामला बहुत पेचीदा कर दिया। मई 1959 में आई फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि हाइकर्स की मौत एक जबरदस्त कुदरती ताकत की वजह से हुई, जिसका वो सामना नहीं कर पाए। ये गोलमोल बातें पब्लिक की जिज्ञासा या दुखी परिवारों को शांत नहीं कर पाई। फिर इन्वेस्टिगेशन को अचानक बंद कर दिया गया और फाइल्स को क्लासिफाइड कर दिया, जिससे चारों तरफ अटकलें और अविश्वास फैल गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन जानबूझकर डिटेल्स बताने से बचता हुआ लगा। इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ने आने वाले दशकों तक अनगिनत थ्योरीज को हवा दी। सालों से एक ज्यादा मानी जाने वाली एक्सप्लेनेशन स्लैब एवलांच थ्योरी थी। इस थ्योरी के मुताबिक बर्फ की एक छोटी सी स्लैब एवलांच टेंट से टकराई होगी। बर्फ के वजन से शायद शुरू में कुछ चोटें आई होंगी और घबराहट फैल गई होगी, जिससे हाइकर्स को टेंट काटकर बाहर निकलना पड़ा होगा। लेकिन क्रिटिक्स ने इसमें कई कमियां बताई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ने इतनी बातें अधूरी छोड़ दी थीं कि उस खालीपन को भरने के लिए ढेरों अनऑफिशियल थ्योरीज सामने आ गईं। इनमें कुछ मानने लायक थीं तो कुछ बहुत ज्यादा काल्पनिक। एक थ्योरी जो बार बार सामने आई वो सीक्रेट सोवियत मिलिट्री एक्टिविटीज से जुड़ी थी। वो एरिया सेंसिटिव माना जाता था और कुछ लोगों का अंदाजा था कि हाइकर्स शायद गलती से किसी सीक्रेट वेपन्स टेस्ट के पास पहुंच गए होंगे। इससे अचानक हुई घबराहट, अजीब चोटों और गवर्नमेंट की बात की चुप्पी का पता चल सकता था। दूसरी थ्योरीज पैरानॉर्मल और अनसुलझी चीजों की दुनिया में चली गई। लोकल मैंसी लोगों की उस इलाके के बारे में कहानियां थीं और कुछ ने कहा कि कोई अनजान जीव या मैंसी हमला इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन कैंपसाइट पर हाइकर्स के अलावा किसी और के होने का कोई सबूत नहीं था। यूएफओज और एलियंस का हाथ होना भी पॉपुलर थ्योरीज थीं, जिन्हें आसमान में अजीब रोशनी दिखने की खबरों से हवा मिली। ये आइडिया कि हाइकर्स किसी दूसरी दुनिया की चीज से डर गए थे या उन पर हमला हुआ था, इसने लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर लो लेवल्स का रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन मिलना इस रहस्य में एक और परत जोड़ गया। कुछ सोर्सेज ने कहा कि कंटेमिनेशन मामूली था, तो दूसरों ने इसे किसी रेडियोलॉजिकल वेपन या सीक्रेट टेस्ट के फॉलआउट का सबूत माना। ल्यूडमिला डुबिनीना की गायब जबान ने भी भयानक अटकलों को जन्म दिया। हर अजीब डिटेल एक नई थ्योरी का सेंटर बन गई।
1959 की उस भयानक घटना के दशकों बाद भी डियात्लोव पास इंसिडेंट लोगों को हैरान और फैसिनेट करता रहता है। सोवियत यूनियन के गिरने के बाद कुछ ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फाइल्स डिक्लासिफाई हुई, लेकिन इनसे कोई पक्का जवाब नहीं मिला, बल्कि इनसे अक्सर और सवाल खड़े हुए और शुरुआती जांच की कमियां सामने आईं। मॉडर्न रिसर्चर्स नई फोरेंसिक टेक्निक्स और अनकन्वेंशनल थ्योरीज को खंगालने की ज्यादा इच्छा के साथ इस केस को कई बार देख चुके हैं। डॉक्यूमेंटरीज, किताबें और ऑनलाइन फोरम्स इस डिस्कशन को जिंदा रखे हुए हैं। 2019 में रशियन अथॉरिटीज ने मॉडर्न एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके इस रहस्य को आखिरकार सुलझाने के इरादे से इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की। उन्होंने नेचुरल फिनोमेना तक पहुंचने से पहले 70 से ज्यादा थ्योरीज पर विचार किया। 2020 में आया उनका फाइनल कंक्लूजन ज्यादातर स्लैब एवलांच थ्योरी को ही सपोर्ट करता था। उन्होंने कहा कि खराब विजिबिलिटी की वजह से हाइकर्स अपने तय रास्ते से भटक गए और खुली ढलान पर कैंप लगा लिया। फिर एक छोटी एवलांच ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया और अंधेरे और बर्फीले तूफान में वो रास्ता भटक गए और हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। गंभीर चोटों की वजह बर्फ की स्लैब का जबरदस्त दबाव बताया गया, लेकिन इस दोबारा आए ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन से हर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ है। बहुत से इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और हाइकर्स के परिवार वाले अभी भी शक में हैं। ऐसा लगता है कि यह रहस्य बना ही रहेगा, आसान जवाबों को नकारता हुआ।